डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग फॉर माइस। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि माइस जो है बेसिकली क्या है, बिजनेस टूरिज्म का एक हिस्सा कह सकते हैं, बट आज के टाइम में अपने आप में जो है एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। दैट इज मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। तो आज के समय में जो है माइस को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है और सभी कंट्रीज जो है एज ए माइस डेस्टिनेशन के रूप में जो है आगे आ रहे हैं। इसके लिए जो है हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो आवश्यकता होती है और उसके लिए सभी देश जो है अपने यहाँ पर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है हम डेवलप कर रहे हैं। तो माइस में हमने उसकी क्या सूटेबिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी चीजें हम कर चुके हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं प्लानिंग फॉर माइस की। सो प्लानिंग फॉर माइस की जब हम बात करते हैं तो हम मानते हैं कि जो माइस ट्रेवलर्स होते हैं दे एक्सपेक्ट ए हाई लेवल ऑफ कंफर्ट, क्योंकि माइस के लिए जो भी आ रहे हैं, जो वो बिजनेस टूरिस्ट हैं, उनको कंफर्ट लेवल जो है बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और वो ये चाहते हैं कि जो उनका मूवमेंट है वो हैसल फ्री हो, बिना किसी रुकावट या परेशानी की हो। वो जो भी वो ट्रेवल कर रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं और किसी कॉन्फ्रेंस या इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही हैसल फ्री होना चाहिए। साथ ही उनको वैल्यू फॉर मनी भी का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। जिस तरह से वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसी तरह से जो है उनको उसके बदले में जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो यादगार एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। सो माइस प्लानर्स जो है बेसिकली जब अगर प्लानिंग करते हैं तो वो सिर्फ ब्रोशर्स के को ही फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट गो बाय ब्रोशर्स, कि जो ब्रोशर्स में जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर हमें दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर जगह का हॉल जो है वो उसका डायमीटर जो है, एरिया जो है इतना है, तो वो वैसा ही होगा या वैसा ही दिखता होगा, नहीं। पर वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन जगहों को देखकर, उनके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी, और जो उनके और कलीग्स हैं इंडस्ट्री के अंदर जो उन जगहों पर जो है इवेंट्स कराते रहते हैं, उनसे फीडबैक लेकर भी उसके आधार पर जो है वो प्लानिंग करते हैं। तो बेसिकली सिर्फ ये नहीं है कि अब भाई ऑनलाइन आपने जो है वो देख लिया उस जगह के बारे में और उससे कन्विंस हो गए। तो उसको कन्विंस कब होते हैं, जब आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा उस इवेंट से रिलेटेड, और साथ साथ जो आपके कलीग्स हैं उनको कैसा रहा जो है उससे रिलेटेड बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर माइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या कौन सी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी जो है हमें आवश्यकता होती है जब हम माइस की जो है डेवलप करना चाहते हैं, माइस का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो बेसिकली से रिलेटेड कोई इवेंट करना चाहते हैं, तो किन किन चीजों की जो है हमें जरूरत पड़ती है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तो सबसे पहले आता है कि एग्जीबिशन ग्राउंड और हॉल्स। आपने चाहे एग्जीबिशन करानी है, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, जो भी चीजें करानी है, कोई इवेंट कराना है, तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, एग्जीबिशन ग्राउंड एंड हॉल्स जो है वो हमें चाहिए होते हैं। दूसरी चीज फिर आती है दैट वी नीड कन्वेंशन एंड मीटिंग प्लानर्स। अब हमें बड़े लेवल पर जब हम कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशंस करा रहे हैं या मीटिंग्स अरेंज करा रहे हैं, तो आज के समय में प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। ये नहीं कि कोई भी पर्सन बोलेगा नहीं मैं करा सकता हूँ, तो मैं करा सकता हूँ, वो एक छोटे लेवल का, हमें घर का फंक्शन नहीं अरेंज कराना है कि हर कोई करा सकता है। उसके लिए हमें प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। तो जो प्रोफेशनल्स इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो हमारे मीटिंग प्लानर्स हैं या कन्वेंशन प्लानर्स हैं, उनकी आवश्यकता जो है हमें होती है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, बिजनेस एंड कन्वेंशन सेंटर्स, क्योंकि जब आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हो, कोई भी माइस इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री के लिए। अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज हो रही है, तो जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनको जो क्या चाहिएगा, उनको एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। उनके लिए एयरपोर्ट से लेके होटल तक के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन आप दे रहे हो उसका वो अच्छी कैटेगरी का होना चाहिए। इसी तरह से बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर्स भी होने चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल की जो है कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर के जो कंपनीज हैं वो आके जो है हमारे कंट्री के अंदर जो है एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और साथ ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा अकोमोडेशन भी आता है।
क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसके लिए जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं दे नीड सम प्लेस और या सम होटल फॉर अकोमोडेशन, स्टे करने के लिए उनको चाहिए होता है कुछ ना कुछ। तो वो उसके लिए आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो। एंटरटेनमेंट भी चाहिए। आप मीटिंग में सिर्फ 24 घंटे आप सिर्फ मीटिंग में बिजी नहीं रहेंगे, बट आपके लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की भी जरूरत होती है जो हमें अपने गेस्ट को देना होता है। उसके अलावा वो नई डेस्टिनेशन पे जब आ रहे हैं तो उसके लिए उस मीटिंग के बाद में उनको साइट सीइंग भी करानी होती है उस जगह की। तभी तो अगर हम कोई इवेंट शिमला में करा रहे हैं तो शिमला में कराने का पर्पस क्या है। वो इसलिए है कि एक तो इवेंट तो होएगा ही होगा, उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक मौका मिलेगा कि वो जाके वो शिमला की साइट सीइंग भी कर सकते हैं। तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सिक्योरिटी सर्विसेज। तो जब हम एक तरफ बोलते हैं कि माइस के लिए जो है जो भी ट्रैवलर्स हैं दे एक्सपेक्ट कि जो है हाई लेवल की सर्विसेज जो है उनको मिलनी चाहिए और साथ ही सेफ एंड सिक्योर सर्विसेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारी बात होती है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की। तो जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या मीटिंग्स हैं या आज के दौरान में जो भी बिजनेस मीटिंग्स हैं उनके लिए जरूरी है इंटरनेट की सुविधा होना, क्योंकि सबको लैपटॉप्स पे काम करना है, सबको जो है तो इसके लिए जो है उनको इंटरनेट की सुविधा जो है वो बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी उन्होंने पीपीटी डिस्प्ले करनी है या जिस भी फॉर्म में उनको कनेक्टिविटी चाहिए आपको, या आप ऑनलाइन मीटिंग्स बीच में सेंटर में भी डिस्प्ले कर रहे हो वो उसके लिए। देन कम्युनिकेशन एड्स, कम्युनिकेशन के लिए जो भी आपको चीजें चाहिए, नेटवर्क आपका है चाहे आपका या आपका जो माइक सिस्टम है सारा का सारा, ऑडिशन जो है आपका, टीवीज जो है आप बड़े स्क्रीन जो आप लगाते हो वहां पर लेड स्क्रीन जो है वो भी लगे हुए होते हैं। और साथ ही जो है आपका कि आपके जो लैपटॉप्स के अलावा जो आपकी फैक्स मशीन्स हैं और मोबाइल्स हैं, जो भी कनेक्टिविटीज हैं कम्युनिकेशन एड्स के लिए जो भी हमने यूज करने हैं। देन ए ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। सारे प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कराएगा एक बहुत तरीके से काम कराएगा उसके लिए हमें प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होती है। जो एम्प्लॉयज हैं दे शुड बी प्रोफेशनल। साथ ही साथ उस प्रोग्राम के लिए फूड एंड बेवरेज सर्विसेज की भी जरूरत होती है। आप जब ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो मीटिंग के दौरान, मीटिंग के बीच में जो है जो गेस्ट हैं दे विल बी सर्व्ड फॉर द बेवरेजेस या उनको फूड आइटम्स जो है चाहिए होते हैं। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि माइस के लिए चाहिए होती है। कई बार अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो भी आप बता पाएंगे कि हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की एरियाज दैट रिक्वायर स्पेशल प्लानिंग फॉर माइस। कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हमें स्पेशल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो एरियाज हमारे आते हैं, एक तो है वेन्यूज, देन सेकेंड इज अवर transport, third accommodation and fourth are the other support services। ये जो एरियाज हैं चारों एरियाज ऐसे हैं जहां पर स्पेशल प्लानिंग की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, और तो अगर हम वेन्यूज की बात करना शुरू करें तो वेन्यूज से पहले अगर हम ये देखें कि अगर हम प्लान कर रहे हैं माइस के लिए तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है माइस की प्लान करने। सबसे पहले तो जो भी कंपनी आपके थ्रू अगर आप ऑर्गेनाइजर्स हैं आप कराना चाहती है तो पहले तो फेस टू फेस कंसल्टेशन होता है ताकि हम पूरी तरह से जो है पार्टी की जो है नीड्स क्या है उनको जान पाए कि जो वो एक प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं या एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस जो भी चीजें कराना चाह रहे हैं तो उनकी बेसिक नीड्स क्या है, जरूरत क्या है। और उसके बाद में जो है सेकंड स्टेप पे जो है हेल्प हम लेंगे उनकी मदद से जो है एक वेन्यू डिसाइड करेंगे, यानी कि साइट जो है वो डिसाइड की जाएगी कि कौन सी साइट जो है वो सही रहेगी। देन ओवरऑल जो बजट आएगा उसकी कॉस्ट डिटेल्स क्या होंगी, उस बजट क्या रहेगा वो डिस्कस होगा। उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं वो कंफर्म की जाएंगी और जो भी प्लान रहेगा किस तरह से कॉपरेट करेंगे प्लानर और जो अगर वो कंपनी है वो भी कंफर्म किया जाएगा। मीटिंग रूम जो है प्लानिंग के लिए एक मीटिंग रूम प्लानिंग की जाएगी। कोऑर्डिनेट किया जाएगा मीटिंग से पहले कि वो प्रोजेक्ट जो है हमारा कैसा चल रहा है, उसका जो है उस एरिया का साइट का जो भी कंपनी है वो जाकर उस जगह को सुपरवाइज भी करेगी, कोऑर्डिनेट भी करेगी जो आपने चूज किया है जगह। उसके बाद में समरी जो होगी मीटिंग्स की और सर्वे का जो असेसमेंट है वो लिया जाएगा।
और लास्ट में जो है जब आपका इवेंट कंप्लीट हो गया तो कॉस्ट अकाउंटिंग या उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा। ये एक जनरल स्टेप्स होते हैं जब हम प्लान करते हैं माइस के लिए। ठीक है, अब हमने बात की थी जो हमारे मेन एरियाज हैं, जो स्पेसिफिक एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है वो हमारा एरिया आता है वेन्यू का। तो वेन्यू के अंदर जो है अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है, फर्स्ट हमारा वेन्यू के अंदर आता है द वेरियस एस्पेक्ट्स नीड टू बी अंडरटेकन इन अकाउंट। जब हम वेन्यू डिसाइड करना चाहते हैं तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास में आते हैं जब हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है। और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि पूरे सफलता को निर्धारित करता है पूरे इवेंट की, और वो है हमारा वेन्यू। तो जब हमें कोई वेन्यू चूज करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। वेन्यू हो जो हम प्लेस चूज कर रहे हैं, भाई किस जगह पर हम कराएंगे प्रोग्राम को जो है वो हमारा वेन्यू है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला आता है हमारा साइज ऑफ द इवेंट। फर्स्ट इज अवर साइज। सबसे पहले आपने देखना है कि साइज ऑफ द इवेंट जो है वो क्या है हमारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस करने के लिए कि साइज क्या होगा वेन्यू का। और क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑडियंस कितने हैं। लाइक अगर हमारे ऑडियंस 250 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, कितने हमारा ऑडियंस है का साइज है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वेन्यू साइज को वो है डिसाइड करोगे कि उस वेन्यू के अंदर इतने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं क्या। तो ये ऐसा भी नहीं है कि भाई आपने एक ऐसा हॉल ले लिया जिसकी कैपेसिटी 1000 लोगों की है और वहां की आपका जो नंबर ऑफ गेस्ट है वो 200 है, वो भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो इतना वो नहीं चाहिए हमें। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट बैलेंस बनाने के लिए हमें रूम चाहिए होता है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो छोटा भी नहीं होना चाहिए, तो कि रूम जो है वो इतना इनफ होना चाहिए कि आराम से खुलापन भी लगे, लोग एक दूसरे के साथ में जो है काम भी कर सकें, आसानी से सांस भी ले सकें। तो अगर आपका जो इवेंट है जो है वो अगर वो है अब जैसे आज का टाइम है, अब आज के टाइम के लिए तो नेचुरल सी बात है कि आपको वेन्यू चाहिए वो और भी ऐसा चाहिए जिसमें लोग स्पेसिंग के साथ में जो है वो बैठ भी सकते हैं। तो बेसिकली जो है अब अगर जो है सिचुएशन सही हो तो हमें एक ऐसा कोजी वेन्यू चाहिए होता है जहां लोग कंफर्टेबली बैठ सके और आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सके। ये नहीं कि एक उस कोने में बैठा है एक उस कोने में बैठा है तो आपस में कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। तो रूम साइज जो है वो हमारे नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से जो है वो डिसाइड होता है। सेकेंड बात है हमारी लोकेशन एंड बजट की। वेन्यू लोकेशन जो है वो ये निश्चित करता है कि वेदर जो आपका इवेंट है वो अट्रैक्ट करेगा कितने लोगों को। कहने का मतलब है आप लोकेशन क्या डिसाइड कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि हम एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करना चाहते हैं, अब हम एक तो ये डिसाइड करते हैं कॉन्फ्रेंस जो है हम फरीदाबाद में कर लें या हमने डिसाइड किया शिमला में कर लें। तो आपको क्या लगता है कौन सी जगह अट्रैक्ट ज्यादा होगी, लोकेशन शिमला, क्योंकि लोगों को लगेगा कि शिमला में अगर हो रहा है तो एटलीस्ट कोई जगह नई घूमने को तो मिल रही है। ठीक है, तो यही हमने बात की। लोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा एक चीज है कि जो अट्रैक्शन बनती है लोगों के लिए कि अब उस जगह पर हमें पता चलता है कि कितने लोग वहां आएंगे, भाई मैक्सिमम लोग जिनको बुलाया गया है वो लोग कौन सी लोकेशन पर आना पसंद करेंगे। तो किसी भी इवेंट वेन्यू को कंफर्म करने से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि दूसरी बात, अगर मैंने एक वेन्यू कनेक्ट तो कर लिया पर मुझे ये भी देखना है कि वहां से कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसी रहेगी ये भी देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई बस से आ रहा है, कोई रेल से आएगा, कोई टैक्सी से आएगा और जो है कोई बाई एयर आएगा। तो वो कनेक्टिविटी भी चेक करनी है कि वहां पर जो है ये देखते हुए कि हमारे जो गेस्ट हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कितनों को वो सुटेबल रहेगा। साथ ही ये भी हमने देखना है कि क्या वहां पर पार्किंग के लिए जो है इनफ स्पेस है या नहीं। राइट। इसके अलावा इवेंट का किस तरह का जो इवेंट है वो भी फर्क डालता है कि हमारा लोकेशन क्या होना चाहिए। क्योंकि आपको हमें देखना है कि साथ ही जो हमने वेन्यू चूज किया है वो हमारे दूसरी सुविधाओं से, या जैसे कि जो हमने उनके लिए होटल या अकोमोडेशन बुक किया है उससे कितनी डिस्टेंस पर है, और उस वेन्यू पर हमारे पास में खाने पीने से रिलेटेड सुविधाएं हैं या नहीं है, या कुछ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वहां पर हैं।
तो ये आपके जो जो लोग करा रहे हैं उनसे बात करने पर आपको पता चलेगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह से, उनके गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह के गेस्ट हैं, जिसके बेसिस पर आप उनकी लोकेशन जो है वो डिसाइड कर सकते हो। इसी तरह से जो बजट भी है, तो वेन्यू का जो रेंटल जो है वो भी सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। जो हम एक हॉल बुक करते हैं ना, जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो उस चीज का होता है, जो भी हम वेन्यू चूज कर रहे हैं। तो स्पेशली जब हमारे को उसके अंदर पूरी स्टैंडर्डाइज सर्विसेज की आवश्यकता होती है, तो वेन्यू का जो प्राइस है वो भी अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, कि हम जिस सीजन में अगर हम कर रहे हैं उस सीजन में डिमांड जो है वो कितनी है। अब गर्मियों के दिनों में, जैसे हमने शिमला की बात करी थी, तो गर्मियों के दिनों में वहां कितने लोग जाते हैं, या सर्दियों के दिनों में कितने लोग जाते हैं, या बारिशों में कितने जाते हैं, उसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से उसके प्राइसेस होंगे उस एरिया के जहां पर हम मीटिंग करना चाहते हैं। सो डेट्स, अब एक चीज और भी हो सकती है इसके अंदर, कि कई बार होता है कि आपका वेन्यू का जो कॉस्ट है वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है आप कौन सी डेट्स ले रहे हो, वीकेंड ले रहे हो या वीकडेज ले रहे हो। क्योंकि कई बार होता है कि वीकेंड्स पर टूरिस्ट ट्रैफिक ज्यादा होता है, नॉर्मली होटल्स भी भरे हुए होते हैं, और वीकडेज में खाली होता है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें जब आप वेन्यू डिसाइड कर रहे हो तो इनको ध्यान में रख लेना बहुत ही जरूरी होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ इवेंट। ये इसको ध्यान में रखना है जब आपने वेन्यू चूज करना है। It is important to ensure that the ambience and decor of the venue matches the desired mood and theme of your event. यानी कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये निश्चित कर लिया जाए कि जो वेन्यू है उसकी सजावट या वो कैसा दिख रहा है, दिखने में कैसा है, उसकी डेकोरेशन सारी कैसी हैं, वो हमारे इवेंट का जो मूड है, इवेंट किस टाइप का है, उस बात के साथ मैच करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम कोई एक गाला डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिनर पार्टी कर रही है, तो आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप कोई एक एक्सपो, यानी कि जो आप एक तरह से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक्सपो मीट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारी वेन्यू ऑप्शंस जो कि सूटेबल होते हैं इवेंट्स के लिए, चाहे वो फॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस हो और चाहे वो बड़ी बोर्ड मीटिंग्स या गाला डिनर्स हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर फॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस हैं तो उसके लिए वो साइंस एक्सपो या कन्वेंशन सेंटर जो है, या रिजॉर्ट्स वर्ल्ड है, कन्वेंशन सेंटर है, इसको चूज कर लेते हैं। इसी तरह से अगर गाला डिनर है तो गार्डन्स बाय द बे, बीचेस ऑन सेंटोजा आइलैंड, इस तरह से चूज करते हैं। और कोई कैजुअल नेटवर्किंग सेशंस हैं तो वो नाइट सफारी, यूनिवर्सल स्टूडियोज जो है ये चूज करते हैं। तो आप बहुत सारे जो वेन्यूज हैं उनमें से जो भी आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग ही आप चूज करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये सोचें कि एक ही टाइप का जो वेन्यू है उसी में हम सारे इवेंट्स कर सकते हैं, तो नहीं, वो सबके लिए सुटेबल नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरह की का है। और नेक्स्ट आता है पॉइंट अब हमारा फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। कोई भी मीटिंग वेन्यू जब हम चूज कर रहे हैं जिसके अंदर की वो सभी सुविधाएं हैं जो हमें इवेंट के लिए चाहिए, उनका आपको देखना है। जैसे हमें क्या चाहिए, टेक्निकल कैपेबिलिटीज जो है, और व्हील चेयर की एसेसिबिलिटी होना, केटरिंग वालों की एसेसिबिलिटी होना। इसी तरह से चाहे कोई सिंपल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन हो या बड़े लेवल पर ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस हम देना चाह रहे हैं, तो ये हम इंश्योर कर सकें कि उस वेन्यू के अंदर जो है हमारी जो भी जरूरत है वो हमारी पूरी हो सकती है। इसके अलावा क्या हमें ये वेन्यू प्रोवाइड ये देखने की जरूरत है कि वो जो है वो चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड करता है या नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल डिवाइसेस सबको यूज करती हैं और चार्ज करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ उस जगह पर वाईफाई सर्विसेज हैं या नहीं है, जो भी हमारे अटेंडेंट्स आ रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि एवरीबॉडी नीड्स की जगह पे जो है वो वाईफाई और जो है मोबाइल की चार्जिंग सुविधा होनी चाहिए। इसी तरह से जो माइस सेंटर्स होते हैं वो अलग अलग तरह की हाईटेक ऑडियो विजुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर नई तरीके हैं, होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इवेंट का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतरीन लगता है। इसके अलावा फ्री हाई स्पीड वाईफाई सर्विसेज जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर होती हैं। जो इवेंट प्लानर्स होते हैं वो कई बार ये भी जो है
परमिशन दे देते हैं कि अगर उस वेन्यू के अंदर ये सुविधाएं नहीं है तो वो थर्ड पार्टी से अप्रूवल लेकर जो है थर्ड पार्टी ये सारी चीजें जो है उस जगह पर एडिशनल चीजें जो है वो सप्लाई कर सकती है। 3D प्रोजेक्शंस, स्पेशल लाइटिंग सिस्टम, बहुत सारा ऑडियो विजुअल सर्विसेज, इस तरह की। जैसे कई बार जो बहुत सारे म्यूजिकल एंड डांस शोज अगर होते हैं तो हो सकता है उस वेन्यू पर हमने एक बड़ा वेन्यू ले लिया पर उस जगह पर ये चीजें ना हो तो बाहर से भी जो सप्लायर्स हैं वो अरेंज करके उस वेन्यू को किया जा सकता है। आपने देखा होगा क्या कहते हैं टीवी पे देखते हैं फीफा अवार्ड आ रहा है या जो भी है फिल्म फेयर अवार्ड आ रहा है तो पीछे की सेटिंग आप देखते हो ना, वो सेटिंग की जाती है। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं दे अरेंज इट उस सेटिंग को, वो सेटिंग पहले से नहीं होती है वहां पर। आप दैट इज एन या तो ओपन एरिया है या तो फिर वो एक क्लोज्ड हॉल है बड़ा, उसके अंदर उस सारा सेटअप जो है वो किया जाता है। तो इन सारी चीजों को चेक किया जाता है। इसके बाद है चूज ए सस्टेनेबल वेन्यू। जो है वेन्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इवेंट का, जो अगर आप देख रहे हो उसकी जो कॉस्टिंग होती है उसका भी। अब कई बार जो है आपको देखना चूज करना पड़ता है कि आपका जो वेन्यू है वो सस्टेनेबिलिटी की पॉलिसीज में आता है या नहीं। तो ये बहुत बेटर रहता है, आसान रहता है कि आप सस्टेनेबल इनिशिएटिव अगर लेते हो इवेंट के दौरान तो स्मार्ट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का अगर आप यूज करते हो जिससे कि ना सिर्फ आपकी कॉस्ट कम हो जाती है बल्कि आप एनर्जी भी कंजर्व करते हैं और वेस्टेज भी कम करते हैं। और जिससे जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हो तो उससे आपकी इवेंट की रेपुटेशन और ब्रांडिंग भी अपने आप हो जाती है। इसके लिए कई बार जो होटल्स होते हैं वो भी जो है क्या कहते हैं सस्टेनेबल पैकेजेस के अंदर जो है आपके अगर मील्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं आपको खाना पीना कि भाई आप ये बेसिकली दिखाना चाहते हो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो आप नहीं कर रहे हो। और तो उस तरह से सारी चीजों को जो है वो लिया जाता है कि आप सारी चीजों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप किसी भी तरह से उस एरिया को जो है वहां पर वेस्टेज नहीं डाल रहे हो, वो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जब आप साइट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं पार्टी के साथ में तो ये भी जरूरी है कि आप वेन्यू डिसाइड जब आप कर रहे हैं तो आप ये भी जान लें कि जो मेनली जो आपके अटेंडीज हैं, जो आने वाले आपके गेस्ट हैं, वो कौन सी जगहों से आ रहे हैं। अब आप सोचोगे हमें ये क्यों देखना है कि वो कौन सी जगहों से आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखना है ना कि अगर वो लोग उनमें से कुछ लोग बाय एयर आ रहे हैं तो वो उस जो वेन्यू आपने डिसाइड किया है उससे एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है, वो कितनी आसानी से गेस्ट आपका उस जगह पर पहुंच सकता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और अगर हमने सपोज करो 250 लोग बुलाए और हम देखते हैं कि 200 लोग बाय एयर आ रहे हैं और सिर्फ 50 लोग हैं जो कि बाई ट्रेन से आ रहे हैं, तो क्या होगा, आपको 200 लोगों के लिए आपको सबके लिए उस वेन्यू तक जो है पहुंचाने के लिए आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे कि वो उस वेन्यू तक कैसे पहुंचेगा, गेस्ट जो है वो कैसे पहुंचेगा, ये भी आपको डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक सस्टेनेबल वेन्यू जो है वो हम देख लें। ठीक है, तो ये सभी चीजों, इनके अलावा आपके स्पीकर का अरेंजमेंट जो होगा, आज के ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ट्रेवलिंग कैसी होगी और लाइटनिंग का सिस्टम के लिए क्या अरेंजमेंट्स होंगे, और अगर जो है वेन्यू जो है वो रेंट पे लेना है उसके क्या चार्जेस होंगे। कई बार ये भी हो सकता है कि कोई इवेंट आप करा रहे हो उसके स्पॉन्सर्स आपको मिल जाएं, वो भी आप पता कर सकते हो। आपको वेन्यू के लिए अगर लोकल स्पीकर्स की आवश्यकता हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एडिशनल चीजें हैं जो हमें जब हम वेन्यू लोकेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, तो उसके बारे में हमें सोचनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि हम जब वेन्यूज की बात कर रहे हैं तो हमारे को स्पेसिफिकली किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो वेन्यू में क्या देखना है, सबसे पहले कि साइज ऑफ इवेंट क्या है हमारा, हमारा लोकेशन और बजट क्या है, हमारा टाइप ऑफ इवेंट क्या है, फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी है, और एक सस्टेनेबल वेन्यू जो है वो चेक करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन। हमने बात की थी कि जो हमारे मेन एलिमेंट्स है वो कौन कौन से थे। हमारा सबसे पहला वेन्यू था और सेकंड नंबर पे था हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि वंस एक बार जब ट्रेवलर्स हैं, हमारे ट्रेवलर्स या जो इन मीटिंग्स में आते हैं उनको हम डेलीगेट्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डेलीगेट्स, जो बिजनेस मीटिंग्स में आते हैं। एक बार जब हमारे डेलीगेट जो हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो उनको जो है लोकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। और तो जो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें चाहिए होता है कहाँ से कहाँ तक, एयरपोर्ट से होटल के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, साथ ही
होटल से माइस इवेंट्स जो है हमारे के जो वेन्यू है, जहां हमारा इवेंट हो रहा है, वो जो जगह वेन्यू है हमारा, या मैं सिंपल शब्द में बोलूं वो जो हमारा हॉल है, वहां तक जाने के लिए भी उसको चाहिए। और तो इसका मतलब जो वेन्यूज हैं, जो वेरियस साइट्स के लिए जो हमें चाहिए, अलग अलग साइट्स जो है हमारी, जो स्पॉट्स हैं जो हमारे, उनके लिए हमें जो है वो चाहिए होते हैं। और वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे उसको कहाँ जाना है गेस्ट को, होटल से डिफरेंट अट्रैक्शंस देखने जाना हो सकता है, होटल से ऑफिस जाना हो सकता है क्लाइंट के, होटल से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो भी सेंट्रल एरिया है जहां पर बिजनेस है और एक्टिविटीज होती हैं, जो भी ऑफिसेज होते हैं वहां उनको मिलना है, वो हो सकता है। इसके अलावा होटल से जब वो वापस जाएगा तो होटल से एयरपोर्ट वापस जाने के लिए भी उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और साथ ही साथ जो है सिटीज ऑफरिंग डिफरेंट व्हीकल्स ऑफ पब्लिक, कई बार ट्रांसपोर्टेशन आप वो भी यूज कर सकते हो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर पब्लिक बसेस चल रही हैं उन एरियाज के लिए, तो बहुत से शहरों के अंदर जो डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं पब्लिक गवर्नमेंट के, जो ऑफर करते हैं सर्विसेज। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एनहेंस द ट्रेवल एक्सपीरियंस जो है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो है अच्छा होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप उनका गेस्ट का जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है वो बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इवेंट तो अच्छा हो गया पर वो गेस्ट आपका बोले कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ तक वेन्यू तक आने में बहुत ही ज्यादा असुविधा हुई। तो उस एरिया को भी हमने ध्यान रखना है। साथ ही साथ आता है हमारा लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारा हो सकता है जो हमारे को किसी एरिया के अंदर बोर्ड्स की आवश्यकता है कि आपका एरिया इस जगह पर है आपका, या आपको जो है लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्सी चाहिए, जो है सफारी चाहिए, बसेस चाहिए, शटल बसेस चाहिए जो कि वेन्यू से लेके होटल तक जो है पूरा दिन चलती रहें। किसी को भी गेस्ट को अगर होटल जाना है बीच में तो वो होटल जा सकता है, या ट्रेन्स हैं या कार्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ये होनी चाहिए। तो हमें बेसिकली जो है डे टू डे जो है पूरे दिन का जो हर दिन जो है कि किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब चीजें जो है वो नोट डाउन होनी चाहिए। आप जैसे हो सकता है कि दिन के अंदर मीटिंग हो रही है पर डेली शाम का वक्त जो टाइमिंग खाली है उसमें ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन की जो भी है उसकी जरूरत पड़ सकती है कि लोग घूमने कहीं जाना है, किसी को शॉपिंग जाना है, किसी को कहीं और जाना है, उसके लिए उनके पास में चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है एक जो प्लानर होगा उसको एक रूट मैप तैयार करके रखना पड़ेगा, ताकि वो अपने डेलीगेट्स को दे सके उस रूट मैप को कि ये डिफरेंट अट्रैक्शंस हैं, आप इन इन जगह पर जा सकते हो जो भी आपके हैं। और प्लान आउट करके भी दे सकते हो कि भाई जो भी आप अगर इन जगहों पे जाओगे तो इन जगहों पे जाने का दूरी कितनी है, डिस्टेंस इतना है, इतना टाइम लगता है इनको देखने के लिए। तो अकॉर्डिंगली जो है वो प्लान करके जो है हम दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स जो है उनको जो जिनको चाहिए उसको बताया जा सकता है। और इस क्योंकि अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है, आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, गेस्ट जो है बहुत इजीली बुक कर सकता है। कई जगहों पर नहीं होता है, तो वहां आपको गेस्ट को जो है किसी तरह की दिक्कत ना आए ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमें वो सारी की सारी सुविधाएं उसको प्रोवाइड करानी होती है। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा था बच्चों, ट्रांसपोर्ट का। अब हम नेक्स्ट हिस्से पे चलते हैं, वो है हमारा अकोमोडेशन। गेस्ट आया है तो ही नीड्स अ कंफर्टेबल अकोमोडेशन, उसको एक कंफर्टेबल अकोमोडेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना चाहिए उसको साथ साथ, बेसिकली कंफर्टेबल अकोमोडेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि बिजनेस टूरिस्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑर्डिनरी जो टूरिस्ट होते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन जो होती है सर्विस क्वालिटी की वो भी ज्यादा होती है। और इसलिए जो बिजनेस विजिटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो स्पेसिफिक इवेंट जहां हो रहा है सिटी के अंदर उसके नजदीक में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आने जाने में जो है ज्यादा उनका समय जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है उनके पास में। और बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि जो जो क्लाइंट्स हैं इसलिए उनको कंफर्टेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, जिसके पास में ही रेस्टोरेंट भी हो आसानी से, और जो मीटिंग प्लेस है वो भी नजदीक हो, रेलवे स्टेशन या होटल एयरपोर्ट जो है वो भी नजदीक, क्योंकि बिजनेस ट्रैवलर जो है वो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, दे हैव टू गो। तो उनको ये सारी चीजें जो है वो ये चाहते हैं कि जो भी आपकी एसेसिबिलिटी है रेस्टोरेंट की,
के साथ, या आप नजदीक होनी चाहिए, जहाँ मीटिंग की जगह है उसके भी नजदीक होनी चाहिए, आपका जो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जो है उसके भी आप नजदीक जो है वो होनी चाहिए, ये जरूरी होता है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं और बेटर क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं, वो जो है सराहनीय होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा बिजनेस विजिटर होता है वो दूसरे टूरिस्ट के कंपैरिजन में 10 से 45% ज्यादा खर्च करता है, अभी अपनी सारी रिक्रिएशनल जो है उसके लिए भी और अपनी हेल्थ के लिए भी, इससे ज्यादा। तो इसलिए जो है बिजनेस टूरिस्ट जो है वो जो है ज्यादा खर्चा करते हैं, तो इसलिए उनको उसके अकॉर्डिंगली अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी मिलनी जरूरी होती है, क्योंकि जो मीटिंग जो होती है वही उनका मेन मोटिव होता है, मीटिंग अटेंड करना। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी है या होटल्स के नजदीक होना जो है, रहने की सुविधा होना जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिव कि अगर आपने जो है आपका वेन्यू और होटल जो है दूरी पर है, तो उसके लिए एक शेड्यूल्ड शटल सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जा सकती है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। और पर आपको जब आप प्लान कर रहे हैं तो उस बात में ध्यान रखें कि आपको वो कॉस्ट को कंसिडर किस तरह से करोगे। ठीक है, वो हो सकता है कि आप जो है अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करा सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जब आप कॉस्टिंग कर रहे हो तो आप अपने गेस्ट को उनको बोल सकते हो कि कॉस्ट भाई जो आने जाने का जो है लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो हम प्रोवाइड करेंगे, या इस तरह से जो भी चीजें जो है वो की जा सकती है। इसलिए माइस जो है, क्योंकि एक सीजनल बिजनेस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है हमें पूरा साल मिलकर। तो इसके लिए जो है हमें अकोमोडेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, और जो माइस टूरिस्ट हैं वो ज्यादातर जो है अकोमोडेशन चाहते हैं जो उनके वेन्यू के नजदीक होता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो स्टाफ जो इनसे डील कर रहा है, जो इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी अच्छी से उसको ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए कि किस तरह से जो बिजनेस ट्रेवलर्स हैं उनका उन्होंने ध्यान रखना है। और उनको कुछ इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोजेक्टर्स होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है, ये सब चीजों की भी जरूरत होती है। एशियन गेम्स के अंदर जैसे कि हमने देखा, न्यू दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुए थे तो बहुत सारे स्टार कैटेगरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फ्लाईओवर्स जो हैं उनके कंस्ट्रक्शन की गई थी। तो एक तरह से पूरा एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया था इस कार्य काम के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि इसलिए ये सारी चीजें जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि कुछ और सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है। सपोर्टिंग सर्विसेज में जैसे हम कहें कि लोडिंग एरिया हो गया आपका, कि आपको अगर बहुत सारा इवेंट है, आपका इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए जो है आपके बड़े बड़े कंटेनर्स आ रहे हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनकी तरफ से सामान आ रहे हैं, तो उसको रखने की जगह होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। साथ ही इंटरप्रिटेशन सिस्टम या ट्रांसलेटर्स की हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गेस्ट जो है वो हमारा अलग अलग देशों से आ रहा है, तो वो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, तो उनको समझ में आ जाए तो उसके लिए ट्रांसलेटर्स या इंटरप्रेटर्स होने चाहिए, जो उनको उस वक्त जो भी स्पीकर्स बोल रहे हैं उसको कन्वर्ट करके उन्हें बता सके। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज चाहिए, इतने बड़े इवेंट की ध्यान रखने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि आपका बड़ा इवेंट जो हो रहा है तो वहां पर उस इवेंट के से निकलने वाला जो भी वेस्ट है उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, जो गंद फैल जाती है खाने पीने से या जो भी चीजों से, उसको भी इमीडिएटली जो है वो क्लीन अप होना जरूरी होता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा टूर गाइड की सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है, जो आपको पूरा सिटी टूर कराते हैं। प्रोफेशनल इवेंट रजिस्ट्रेशन कंपनीज, इनकी भी सेवाओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब बड़ा इवेंट होता है तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कंपनी होते हैं, वो उनके अपने लोग आके बैठते हैं, वो जो भी गेस्ट आते जाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करते हैं और पूरा डाटा तैयार करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनी, बड़े इवेंट्स हैं जहां पर कि लोग परचेजिंग भी करते हैं, तो वहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले लोग बैठते हैं जो उनके लिए पेमेंट्स को जो है वो आसान बनाते हैं, जिनके थ्रू आप आसानी से जो है मनी एक्सचेंज कर सकते हो अगर आपने कोई परचेसिंग की। इसी तरह से लॉजिस्टिक कंपनी, जो सामान को इधर उधर लेके जाने का काम करती है। केटरिंग कंपनी, आपको उस इवेंट एरिया के अंदर केटरिंग की भी जरूरत पड़ती है, कई बार खाने पीने की सुविधाएं देने की, तो उनसे भी आपको सर्विसेज लेनी होती है। इसी तरह से क्लीनिंग कंपनी, इतने बड़े इवेंट्स के लिए आपको क्लीनर्स की भी आवश्यकता होती है, तो जो क्लीनिंग कंपनी जो होती है उनकी सपोर्ट सर्विसेज भी चाहिए होती है। और इसी तरह से इक्विपमेंट रेंटल कंपनी, उस वेन्यू के ऊपर अगर हमने देखा
कि जो जरूरी इक्विपमेंट्स की जरूरत है, स्पीकर्स हैं, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हैं, लाइट स्क्रीन्स हैं, ये चीजों की अगर हमें जरूरत है और ऐसी कोई भी चीजों की हमें जरूरत है तो वो भी रेंट पर जो है वो लिए जा सकते हैं कंपनीज के थ्रू। तो ये सारी सपोर्ट सर्विसेज की जो है वो आवश्यकता जो है वो होती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट साइट से जाके आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो कि ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इवेंट ऑर्गेनाइज जब हम प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारी मेन जो है वो कौन कौन से हिस्से हैं जिनमें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। सो हैप्पी लर्निंग एंड